नमस्कार मित्रों, कैसे हो। उद्भव क्लासेस नौका में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे ना, वो है अपना राजस्थान का भूगोल है। और उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपोहा तंत्र। और उसमें हमने ये देखा था कल कि राजस्थान का जो अपोहा तंत्र है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला भाग कौन सा था? 1 नंबर भाग था आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र था। और नंबर 2 कौन सा था? नंबर 2 था कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और नंबर 3 कौन सा था? अरब सागर का अपवाह तंत्र। दोस्तों ध्यान देना, आंतरिक अपवाह तंत्र है ना, पूरे राजस्थान के अपवाह तंत्र का 60% था। बंगाल की खाड़ी का था कितने परसेंट था? लगभग था आपके 23%। और अरब सागर का जो अपवाह तंत्र था ना, वो कुल अपवाह तंत्र के 17% पे था। अब दोस्तों ध्यान देना कि आंतरिक अपवाह तंत्र इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि अपने राजस्थान का अधिकांश भाग है मरुस्थल है, इसलिए आंतरिक में ही मतलब क्या है कि नदियों का जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में ना गिर करके मतलब झीलों में गिरता है ना। यानी कि राजस्थान की नहरों का, नदियों का पानी वो क्या है कि राजस्थान के अंदर ही समाप्त हो जाता है। इसलिए आंतरिक अपवाह तंत्र ना सबसे ज्यादा प्रतिशत पे आया है। ठीक है, तो देखना दोस्तों, हमने कल आंतरिक अपवाह तंत्र की एक मेन मुख्य थी ना नदी, उसका नाम था घग्गर। इसका अध्ययन किया था। ये इसमें हमने ये देखा था कि घग्गर नदी 2 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है ना। और ध्यान देना कि घग्गर नदी का अंतिम विलय कहां तक है? घग्गर नदी का अंतिम विलय सामान्य स्थिति में जाता है बटनेर दुर्ग तक। और वो कहाँ है? वो है हनुमानगढ़ में। ठीक है। नंबर 2, जब ना घग्गर नदी का राजस्थान के अंदर अंतिम जल बिंदु का विलय कहाँ है? अनूपगढ़ है दोस्तों। ठीक है, वो आपने कल वाली वीडियो में पढ़ाई था। और ध्यान देना कि जब शिवालिक की पहाड़ियों में जब अत्यधिक बारिश हो जाती है तो ये वाली घग्गर नदी, इसका अंतिम विलय कहाँ होता है? फोर्ट अब्बास तक जाता है। वो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। और दोस्तों ध्यान देना क्या कि इसी घग्गर नदी को अपने पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा नाम से इसको कहा जाता है। किसमें? पाकिस्तान में। ठीक है ना। ये दोस्तों ध्यान देना, ये कहा जाता है कहाँ पर? ये कहा जाता है पाकिस्तान में। और ध्यान देना कि इसको हनुमानगढ़ में इसको किसमें क्या क्या नाम से इसको पुकारते हैं? एक तो नाम हो गया द्वेषवती, द्वेषवती हो गया। और दूसरा इसका नाम था हनुमानगढ़ में, आप बताओ दोस्तों इसका नाम क्या है? बताओ, अरे बताओ। गंगानगर में इसका नाम था मृत नदी। अरे इतनी देर होगी आपने बताया। दूसरा नाम था मृत नदी। ये कहा जाता है किसमें? हनुमानगढ़ में कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान देना। और एक हो गया मृत नदी, ये कहाँ कहा जाता है? ये कहा जाता है गंगानगर में। ठीक है। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि इस घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से मैंने बताया था? शिवालिक की पहाड़ियों से बताया था। और शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ हैं? हमारे हिमालय का अंतिम दक्षिणी भाग यानी कि हिमाचल से, है ना। हिमाचल के अंदर क्या है कि शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और वहां पर क्या है कि एक ना कालका जी का मंदिर भी है। मंदिर है किसका? है कालका मंदिर है। ठीक है ना, कालका मंदिर है। वहां से क्या निकलती है? घग्गर नदी निकलती है। यह मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था। मैं आज इसलिए मतलब क्या बता रहा हूँ ताकि मतलब क्या है कि प्रस्तावना अपनी बन जाए और हमें है ना ये ना समझ में आ जाए कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था।
अब दोस्तों ध्यान देना, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम है ना आंतरिक अपवा तंत्र की एक नदी है, उसका नाम है कांतली नदी। क्या नाम दोस्तों, उस नदी का नाम है कांतली नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्या है कि एग्जाम में मतलब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो आते हैं अपने आज दूसरी नदी आंतरिक अपवा तंत्र की है, दूसरी नदी आज वाली, उसका नाम क्या, कांतली नदी। और इसको कपाटली भी बोलते हैं, इसको कपाटली भी बोला जाता है। अब दोस्तों ध्यान देना कि ये नदी का उद्गम कहां से है। ध्यान देना दोस्तों, ये जो अपनी जो नदी है ना कांतली, इसका उद्गम कहां है, वेरी वेरी मोस्ट ध्यान है। देखो नदियों से मतलब क्या क्या मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक तो पूछा जाता है आपने क्या है कि उद्गम के बारे में, दूसरा पूछा जाता है इसके बहाव क्षेत्र के बारे में, तीसरा पूछा जाता है इसके अंतिम विलय के बारे में, और नंबर 4 इसके ऊपर जो बने हुए बांध बने हुए इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, मेन इसमें से मतलब ये चीजें पूछी जाती है। तो दोस्तों देखते हैं कि कांतली जो नदी है ना, इसका उद्गम स्थल क्या है। कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां। कौन सा है, खंडेला की पहाड़ियां, और वो कौन से जिले में है, सीकर जिले में है दोस्तों। ठीक है, ये है कांतली नदी का उद्गम। उसके बाद में देखते हैं कि इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है, ये कौन कौन सी मतलब जिलों में बहती है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, बहाव क्षेत्र किसका, कांतली नदी का। तो देखो दोस्तों ऐसा है, जो कांतली नदी है ना, ये मतलब स्टार्ट होती है सीकर जिले से, क्योंकि इसका उद्गम की मतलब वही से है ना सीकर, और फिर ये सीकर से कहाँ जाती है, झुंझुनू। हाँ एक बात आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ऐसी कौन सी नदी है जो झुंझुनू को दो मतलब या कि बराबर भागों में बांटती है, तो नाम आएगा इसका कांतली नदी का। ऐसी कौन सी नदी है जो झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, तो वहां पर नाम किसका आ जाएगा, वहां पे नाम आ जाएगा कांतली का। तो देखना कि एक तो सीकर में और झुंझुनू में। ठीक है, और फिर ना कि झुंझुनू से होती हुई अंतिम कहां तक जाती है कि चूरू की सीमा तक। कहां तक जाती है, चूरू की सीमा तक इसका बहाव क्षेत्र है। अब दोस्तों आपको ध्यान में आ गया होगा कि कांतली नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है, सीकर और झुंझुनू होते हुए चूरू की सीमा तक जाती है। ठीक है, अब देखना कि इसी कांतली नदी का अंतिम विलय कहाँ हो जाता है, यानी यह नदी कहाँ पर होती है, विलुप्त कहाँ होती है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये नदी विलुप्त होती है अल्सीसर मलसीसर के पास, अल्सीसर और मलसीसर के पास कौन से जिले की सीमा तक, यानी कि चूरू की सीमा तक इसका विलय, इसका अंतिम विलय हो जाता है। ठीक है, फिर देखना दोस्तों, हाँ इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको सीकर में किस नाम से पुकारा जाता है, मतलब सीकर जिले में इस नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है, तो नाम आता है तोरावाटी। क्या नाम आता है, तोरावाटी। दोस्तों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका भी है। देखना क्या कि सीकर जिले में, सीकर जिले में इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है तोरावाटी। क्या नाम याद रखोगे, तोरावाटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना कि सीकर जिले में इस नदी को, इस मतलब इसको कांतली नदी को
मतलब किस नाम से पुकारा जाता है उसके क्षेत्र को, तो आपको याद रखना है क्या, मतलब तोरावटी। ठीक है। फिर दोस्तों ध्यान देना, सीकर में ही इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों देखना कि इस कांतली नदी के किनारे सीकर में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है, तो वहां पे सभ्यता का नाम आता है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, ध्यान देना, सीकर में इसी नदी के सहारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। सभ्यता तो नाम याद रखोगे किसका, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों। ठीक है। अब देखना दोस्तों ध्यान से, ये कहाँ है ये गणेश्वर सभ्यता, ये है अपने नीमका थाना नामक स्थान पर। कहाँ ये, नीमका थाना स्थान पर है ये गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। और ध्यान देना है इसमें क्या, कि ये जो गणेश्वर जो सभ्यता है ना, ये कौन से युगन की है, ये है अपने लोहा युगन की नहीं है, ताम्र युगन की सभ्यता मानी गई। ठीक है। और दोस्तों देखना, इसी के पास आप देखना कि झुंझुनू में, आप देखना कि सीकर से आगे चलते हैं झुंझुनू में, तो देखना कि झुंझुनू में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है। झुंझुनू में दोस्तों इस कांतली नदी के जो बहाव जो है ना, क्षेत्र है ना, उसका कहा जाता है बीड़ नाम से। क्या, बीड़। बीड़ अलग है, बीहड़ अलग है दोस्तों, ध्यान देना। बीहड़ तो मतलब है संबंधित कौन सी नदी से, बीहड़ संबंधित है चंबल नदी से, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, लिखा है बीड़ लिखा है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, ध्यान देना कि झुंझुनू में इस नदी के बहाव क्षेत्र जो उबड़ खाबड़ है, जो उबड़ खाबड़ है, तो उसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो दोस्तों ध्यान देना, वो नाम क्या है, बीड़। झुंझुनू में जो उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है, जो इस नदी का मतलब जो बहाव क्षेत्र में उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है ना, उसको बीड़ नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर यह एक प्रसिद्ध बीड़ है। यह क्या है, यह एक प्रसिद्ध बीड़ है, एक प्रसिद्ध बीड़ है ये। ठीक है ना, कौन से वाला, झुंझुनू वाला। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके सामने फैक्ट, आप ध्यान देना। यहाँ पर राजस्थान का पहला मयूर अभयारण्य बना गया है। यहाँ पर कहाँ पर है, झुंझुनू के पीड़ क्षेत्र में। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम मयूर अभयारण्य बनाया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, अभयारण्य कौन सा, मयूर अभयारण्य। कहाँ पर, बीड़ वाले क्षेत्र में। और इधर क्या क्या है, एक दोस्तों आता है मयूर गार्डन। ये कहाँ है बताओ, एक आता है मयूर गार्डन। ये दोस्तों अगर एग्जाम में है तो क्या लिखोगे, क्या ये भी बीड़ में है क्या, नो, ये है जयपुर में। ये कहाँ है, जयपुर में, क्या, मयूर गार्डन। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ध्यान देना, एक ना झुंझुनू में, यानी कि खेतड़ी झुंझुनू में एक सभ्यता है जो इसी मतलब नदी के सहारे हैं। उसका नाम क्या है, उसका दोस्तों नाम है बहुत सिंपल, सुनारी सभ्यता।
क्या? सुनारी सभ्यता। अब दोस्तों ध्यान देना, नाम तो इसका सुनारी सभ्यता, ये सोने से संबंधित बिल्कुल नहीं है, ये संबंधित किससे? लोहा युगीन सभ्यता है। कौन सी? सुनारी। ठीक है ना, आपने ये ना सोना नाम देख करके इसको सोने से संबंधित मत मान लेना, क्योंकि ये सुनारी सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता है। और कहाँ है? ये झुंझुनू में। किसको मतलब ये कौन सी जगह? खेतड़ी में। कौन सी जगह? खेतड़ी झुंझुनू में। कौन सी जगह ये? खेतड़ी झुंझुनू में। अब दोस्तों ध्यान देना, और इसमें क्या क्या बनता है? फैक्ट बनता है। हाँ, एक यहाँ पर नाम आता है उदयपुर वाटिका, जो झुंझुनू में है। ठीक है ना, जो झुंझुनू में सिक्कर झुंझुनू सीमा पर है, और यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? बजरी का। उदयपुर वाटी नाम से एक क्या है? बड़ा क्षेत्र है, उदयपुर वाटी नाम से क्षेत्र है। वो कहाँ है? वो है झुंझुनू की सीमा पर। कहाँ है? झुंझुनू सीमा पर है। और ये है मतलब किसके लिए? मतलब फेमस है बजरी उत्पादन के लिए। और ये है ना अपने ना भूमाफिया के लिए भी ये वाला स्थान प्रसिद्ध है, भूमाफिया के लिए। ठीक है ना, नाम क्या है? उदयपुर वाटी। कहाँ है ये झुंझुनू की सीमा पर पड़ता है। अब दोस्तों ध्यान देना, हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार कर लेते हैं रिवाइज। आंतरिक अपवाह तंत्र की दूसरी नदी का नाम है कांतली नदी। और इसमें एक बनता है, फैक्ट बनता है कि मतलब क्या है कि पूर्ण बहाव के आधार पर, किसके आधार पर? पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी कौन सी है? कांतली नदी। बस नाम एक याद रखना है कि क्या कि पूर्ण बहाव के आधार पर, किसके आधार पर? पूर्ण बहाव के आधार पर अपने राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी का नाम पूछे तो क्या आएगा? कांतली। और ऐसे ही पूछ ले सीधा, ये मतलब पूर्ण ये बहाव नाम नहीं आए, और ऐसे पूछ ले कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो नाम होगा घग्गर। ठीक है, और ऐसे पूछ ले कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी का नाम क्या है, तो नाम आएगा काकनी। क्या नाम आएगा? काकनी। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं काकने भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? काकने। और इसी मतलब नदी को ना स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है मसूरदी नदी। क्या कहा जाता है दोस्तों? मसूरदी नदी। ये है आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, देखना ध्यान से कि कांतली नदी का उद्गम कहां से हुआ है। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियां से हुआ है, और वो कहाँ है? सिक्कर में। ठीक है, फिर इसका बहाव क्षेत्र कौन सा है? सिक्कर और झुंझुनू। और उसका अंतिम विलय कहाँ है? अंतिम विलय है चूरू की सीमा पर। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है? इसमें है सिक्कर में इसी नदी के सहारे ना गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी है? ये वाली ताम्रयुगीन सभ्यता है। और दोस्तों ध्यान देना, क्या है सिक्कर में, इसके अलावा इसको ना कहते हैं सिक्कर में कांतली नदी के अपवाह को और कांतली नदी के बहाव को किस नाम से पुकारा जाता है? नाम से पुकारा जाता है तोरावाटी नाम से। किससे? तोरावाटी नाम से। ठीक है, फिर अब करते हैं बात करते हैं झुंझुनू की। ठीक है ना, तो देखना दोस्तों कि झुंझुनू में जहां से ये नदी बहती है और जो उबड़ खाबड़ जो मतलब क्या है कि क्षेत्र है ना, उसको कहते हैं बीड़ नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना, किस नाम से पुकारते हैं? बीड़ नाम से। और ये एक बहुत ही फेमस बीड़ है, और यहाँ पर है ना राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। और ये मयूर गार्डन का है, जयपुर में है। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा देखना कि झुंझुनू में ये क्या है? सुनारी सभ्यता है। कहाँ पर? खेतड़ी झुंझुनू में। अब ये है ना जो सुनारी सभ्यता ना, ये लोहा युगीन सभ्यता है। और देखना ध्यान से कि झुंझुनू की सीमा पर एक उदयपुर वाटी नाम से स्थान है, उस वो ना किसके लिए मतलब क्या फेमस है? भूमाफिया के लिए। और वहां पर उत्पादन होता है किसका? बजरी का। ठीक है, तो दोस्तों ये था कांतली नदी के बारे में इतना।
अब अपन इससे आगे एक और पढ़ते हैं नदी, वो भी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, बहुत ही अच्छी है और उससे मतलब क्या बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान देना और जहाँ समझ में नहीं आए तो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको सुनना देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। तीसरी नदी जो है आंतरिक अपवाह तंत्र की है, उसका नाम है काकने। ठीक है ना, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है काकनी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका एक नाम और है, इसका उपनाम है मसूरदी नदी। क्या नाम है, मसूरदी नदी। यह वहां के लोग स्थानीय भाषा में इस नाम से इसको पुकारते हैं, काकनी नदी को। ठीक है दोस्तों, अब देखना कि ये काकनी जो नदी है ना, सॉरी कौन सी है, ये काकनी है ना, इसका उद्गम कहां से है। तो दोस्तों देखना कि इसका उद्गम कहां पे है, मसूरदी नदी का कोटरी की पहाड़ियां। कहां की पहाड़ियां है ये पहाड़ियां हैं जैसलमेर की। कि कोटरी की पहाड़ियां कहां हैं, जैसलमेर। ये नाम याद रखना। इसका उद्गम जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। अब देखना कि इसका हो गया, उद्गम हो गया ना कहां पर, कि कोटरी के पहाड़ियां मतलब जैसलमेर में, और इसका विलुप्त यानी कि विलय बिंदु कहाँ है, ये अंतिम कौन सी जगह पे विलुप्त होती है। तो देखना दोस्तों, यानी कि एक झील है, उस झील का नाम है, ये रहा आपके सामने कुछ झील। कुछ झील कहाँ पड़ती है, ये वाली कुछ झील है ना, ये जैसलमेर के अंदर ही है। झील का नाम हो गया गुज झील। ये कहाँ पड़ती है, गुज झील जैसलमेर में पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखना मैं इसके आपसे पूछ लूं कि इसका भाव से क्या होगा, तो सीधी सीधी बात है कि ये उद्गम कहां से होती है, जैसलमेर से। विलुप्त कहां होती है, जैसलमेर में। ओनली फॉर एक ही जिले में बहती है। नाम क्या इसका, नाम हो गया भाव क्षेत्र का जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना, अगर मान लो कि बुझ झील में पानी की मात्रा अधिक हो गई तो वह पानी कहाँ गिरता है, तो वह पानी गिरता है दोस्तों मीठा झील में। क्या नाम है, मीठा झील। इसमें पानी गिरता है। क्यों, जब है ना कि अपनी इसी में मतलब कुछ झील में जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसका पानी कहाँ तक आ जाता है, मीठा झील तक आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था काकनी नदी के बारे में। ठीक है, अब अपन आगे और पढ़ते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। अब दोस्तों देखना, एक नदी आती है जिसका नाम है बांडी नदी। नाम से भी क्या है कि आपको डर लगता होगा कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम क्या है, बांडी है। दोस्तों ध्यान देना, बहुत सिंपल है। कैसे कि इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है हिमावास स्थान से। कहां से, इसका उद्गम होता है हेमावास स्थान से। ठीक है ना, और वो स्थान कहाँ है, वो स्थान पड़ता है पाली में। ठीक है, और इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसका भी नाम क्या है, हेमावास बांध। बस इसके बारे में इतना ही। अब दोस्तों ध्यान देना, नंबर 5 पे कौन सी नदी आ रही है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम के साथ समझो। अब दोस्तों ध्यान देना, एक नदी है जिसका नाम है मैंथा नदी। क्या नाम है, मैंथा नदी। मैंथा नाम तो बहुत सुंदर है। क्या नाम है, मैंथा नदी है। अब इसका उद्गम देखेंगे कहाँ है। मैंथा जो नदी है ना, इसका उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मैंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मनोहरपुरा की
पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? मेंथा नदी का। कौन सी मतलब पहाड़ियों से? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मैं से कौन सा हो गया? मेंथा, मैं से मनोहरपुरा। बहुत सिंपल हो जाएगा याद करने के लिए। और ये कहाँ है? ये जयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर में है मेंथा नदी का उद्गम स्थल। और देखना ध्यान से, इसका बहाव क्षेत्र ये कौन कौन से जिलों में बहती है, ये बात तो सबको समझनी आवश्यक है कि मेंथा नदी कौन कौन से जिलों में बहती है। सबसे पहले देखना कि ये कहाँ से उद्गम हो रही है? जयपुर से। तो ये मतलब क्या है कि जयपुर में तो बहेगी। उसके बावजूद जयपुर से आगे कहाँ तक चलेगी? जयपुर से सिक्कर होती हुई कहाँ आ जाएगी? नागौर में। कहाँ आ जाएगी? नागौर में। बस ये है मतलब है 3 जिलों में इसका भाव क्षेत्र है, जयपुर, सिक्कर, नागौर। और नागौर में आकर के और यह कहाँ हो जाएगी? विलुप्त कहाँ हो जाएगी? आपको सबको पता है कि नागौर में क्या है? सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है और वो ये वाली नदी सांबर झील में विलुप्त हो जाएगी। इसका मतलब है इस झील का अंतिम विलय बिंदु कहाँ है? सांभर झील में। दोस्तों एक बार वापस सुन लो ध्यान से कि नाम था क्या? नाम था मेंथा नदी और इसका उद्गम हुआ था मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। और वो पहाड़ियां कहाँ है? जयपुर में है। और इसका बहाव क्षेत्र देखो, जयपुर, सिक्कर और नागौर। अब देखना दोस्तों, जब ये आ जाती है अंत में, जब ये नागौर आते हैं तो नागौर में क्या है कि खारे पानी के सबसे ज्यादा जिले हैं और वहां पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर है, ठीक है ना। तो इस मेंथा नदी का अंतिम विलय बिंदु किसमें हो जाएगा? सांबर नदी में। और इसके बारे में और क्या क्या खास बात है देख लेते हैं। हाँ, सांबर में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है मेंथा। सांभर में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी। सांभर में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा लवणता यानी कि खारापन, लवणता लाने वाली नदी कौन सी? मेंथा। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन क्या कि वह नदी कौन सी है जो सांभर में सबसे ज्यादा लवणता लाने वाली है? नाम याद रख लेना, मेंथा नदी सबसे ज्यादा लवणता लाती है किसमें? सांभर में, ठीक है। इसके अलावा अब देखना दोस्तों इसमें और क्या क्या खास है। हाँ, एक नागौर में एक जगह है, वहां पे नाम है उसका नावा नाम है। और वहां पर क्या है कि वहां पर है नमक की मंडी। नागौर में गांव का नाम क्या? नावा। नावा कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। नावा में नमक मंडी है। दोस्तों ध्यान देना कि नावा में किसकी मंडी है? नमक मंडी। कहाँ है? नावा में। नावा कहाँ है? नागौर में, ठीक है। इसके बाद में नागौर में एक गांव का नाम है लूणवा। नागौर में एक मतलब गांव का नाम क्या है? लूणवा गांव है। लूणवा गांव इधर नहीं कहते हो, चलो ठीक है ना, अभी तक तो जगह है लूणवा। ये मतलब कहाँ पे पड़ता है? ये नागौर में ही पड़ता है दोस्तों। ये नागौर का एक गांव है लूणवा। वहां पर क्या है? वहां पर ऐसा क्या है? वहां पर जैन धर्म का केंद्र है दोस्तों। वहां पर क्या है? लूणवा में जैन धर्म का केंद्र है। जैन धर्म का विशेष केंद्र है। जैन धर्म का केंद्र है। जैन धर्म का केंद्र कहाँ है? लूणवा में। लूणवा कहाँ है? नागौर में, है ना। और देखना कि नावा नागौर में क्या है? नमक मंडी है। ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक है लवणता लाती है सांबर झील में? तो नाम हो जाएगा मेंथा। और मेंथा नदी का अंतिम विलय कहाँ होता है? सांबर झील में। और ये मेंथा नदी कौन कौन सी मतलब जिलों में बहती है? जयपुर, जयपुर होती हुई सिक्कर और सिक्कर से नागौर। और इस मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मेंथा नदी का उद्गम हुआ है मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। और ये कहाँ है? ये जयपुर में है। दोस्तों मुझे आशा है आपको यहाँ 5 तक आपको समझ आ गया होगा पांचों नदियों के बारे में। आंतरिक अपवर तंत्र की 5 नदियां हो चुकी है। अब दोस्तों ध्यान दें, एक नाम आता है छोटा सा नाम। क्या?
एक है नदी है खारी नदी और खंडेला नदी। दोस्तों मैं है ना आपको मैं बोल देता हूँ पहले से, खारी नदी आएगी 3 बार आएगी, तीनों में क्या है कि अलग अलग खारी नदी है दोस्तों, ध्यान देना, ठीक है ना, विशेष ध्यान देना है क्योंकि खारी नाम से 3 नदियां है। नंबर 6 में बता रहा हूँ, खारी नदी नाम से होता है मालूम, एकदम खारी होगी, और एक है खंडेला नदी। अब इनका मैं ना दोनों का एक साथ ही बता देता हूं कि उद्गम कहां से हो रहा है। अब इनका देखना कि उद्गम कहां से होता है कि सीकर व जयपुर की पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है। कहां से होता है? सीकर व जयपुर की पहाड़ियों से, सीकर जयपुर की पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है भाई? खारी नदी का और खंडेला नदी का, ठीक है। और होता है किस रूप में? होता है नाले के रूप में। किस रूप में होता है? नाले के रूप में। खारी खंडेला नदी कहाँ की है? सीकर व जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है नाले के रूप में। और ये कहाँ पर इसका अंतिम विलय कहाँ होता है? इनका अंतिम विलय होता है सांभर झील में। अंतिम विलय कहाँ होता है इनका भी? सांभर झील में। और यह भी आंतरिक अपवाद तंत्र की नदियों में गिनी जाती है। अब दोस्तों नंबर आता है 7 पे, कौन सा नाम है नदी का? रूपनगढ़। बहुत अच्छा नाम है रूपनगढ़। रूपनगढ़ ये है नदी, आंतरिक अपवाद तंत्र की नदी है रूपनगढ़। और इसका उद्गम कहां से होता है बेटा? इसका उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियों से। उद्गम रूपनगढ़ का किशनगढ़ की पहाड़ियों से। किशनगढ़ की पहाड़ियों से। दोस्तों ध्यान देना, कहाँ है किशनगढ़ की पहाड़ियां? किशनगढ़ की पहाड़ियां पड़ती है दोस्तों अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में पड़ती है किशनगढ़ की पहाड़ियां, और वहां से निकलती है कौन सी नदी? रूपनगढ़। अब दोस्तों ध्यान देना, आपसे पूछ लिया जाए कि रूपनगढ़ नदी का विलय कौन सी जगह होता है? सांभर झील में। कौन सी जगह होता है दोस्तों? सांभर झील में, ठीक है। और इसमें क्या क्या है देखते हैं। रूपनगढ़ में इस नदी के किनारे एक नगर है, बहुत फेमस नगर है। कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। उस नगर का नाम है दोस्तों सलेमाबाद। नगर का नाम क्या है? सलेमाबाद। लेकिन आजकल यानी कि इसी अपने प्रेजेंट टाइम में सलेमाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है निम्बारक नगर। क्या कर दिया है? निम्बारक नगर कर दिया दोस्तों। सलेमाबाद का नाम क्या कर दिया है? निम्बारक नगर कर दिया है। ये भी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। रूपनगढ़ नदी के किनारे एक नगर है, उसका नाम है सलेमाबाद है, और सलेमाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? निम्बारक नगर। और यहाँ पर क्या क्या विशेष है? रूपनगढ़ नदी के किनारे एक ना संप्रदाय की पीठ है, बहुत फेमस संप्रदाय है। और वो कौन सा संप्रदाय है? निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ इस नदी के किनारे निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। बस दोस्तों मेन इसमें इतना ही था। देखना दोस्तों, मैंने इतनी सारी नदियां लिखवाई है, लेकिन मैंने किसी में भी नदियों की लंबाई नहीं लिखाई, क्योंकि मैं लंबाई ना सारी नदियों की एक वीडियो में अलग से बताऊंगा, ठीक है।
बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलती है। रूपनगढ़ नदी निकलती है किशनगढ़ की पहाड़ियों से, और वो कहाँ है, अजमेर में है। और इसका अंतिम विलय कहाँ होता है, सांबर झील में। और इसी नदी के किनारे एक नगर है, उसका नाम है सलेमाबाद, और आज उसको कहते हैं निम्बारक नगर कहते हैं प्रेजेंट टाइम में। और यहाँ इसी नदी के किनारे निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, इतना आपको बताने के बाद और देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या है। हाँ, अब देखना दोस्तों, एक इसमें नाम आता है साबी नदी का। साबी नदी भी कहाँ है, आंतरिक अपवार तंत्र की नदी है साबी नदी, और उसको ना साहिबा नदी भी कहते हैं। साबी साहिबा नाम तो ऐसा ही है, तो इसलिए इसका नाम बन गया, उपनाम बन गया साबी साहिबा, साहिबा है ना, साबी नदी। और साबी को क्या कहते हैं, साहिबा नदी। अब देखना दोस्तों, इसका उद्गम कहां से है। इसका उद्गम बहुत सिंपल है कि सेवर की पहाड़ियों से। साबी नदी का उद्गम कहां से है, तो ये जब आपसे पूछ दिया जाए, नाम याद रखना, साबी टू सेवर, यानी कि साबी सेवर, सेवर की पहाड़ियों से। साबी नदी का उद्गम कहां से है, सेवर की पहाड़ियों से। और सेवर की पहाड़ियां कहाँ है, जयपुर। अब दोस्तों ध्यान देना, और साबी नदी में क्या है, हाँ, ये कौन सी जगह पे विलुप्त होती है, ये भी सर बता दो। अभी बता देते हैं कि साबी नदी का विलुप्त कौन सी जगह होता है। हाँ, एक जगह का नाम आया है, बहुत शानदार झील है, झील का नाम नजफगढ़। झील का नाम क्या आ गया है, नजफगढ़ झील। और ये कहाँ पर पड़ती है, रेवाड़ी, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, रेवाड़ी में। कहाँ है, रेवाड़ी में, ठीक है ना। और झील का नाम हो गया नजफगढ़ झील। कहाँ है, रेवाड़ी में, हरियाणा में पड़ती है, ठीक है। और देखना दोस्तों, इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है, ठीक है ना। तो देखना कि बहाव क्षेत्र, ये साबी नदी कौन कौन से जिलों में बहती है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखना कि इसका उद्गम कहां से हो रहा था, सेवर की पहाड़ियों से, यानी कहां, जयपुर। तो ये है ना, जयपुर में सबसे पहले मतलब बहती है। फिर ये है ना, जयपुर से जाती है अलवर की ओर, और अलवर से ये कहां पर प्रवेश करती है, हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी, साबी नदी। इसीलिए मैं यहाँ ऊपर लिखा था कि साबी नदी का अंतिम विलय कहाँ होता है, रेवाड़ी में। वो कहाँ है, हरियाणा में है। कौन सी झील में, नजफगढ़ झील में। और इसका उद्गम सेवर की पहाड़ियां, जयपुर। अब देखना और इसमें क्या क्या है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है, क्या, इसकी मतलब इसके किनारे एक सभ्यता है ना। साबी नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हो गई। उस सभ्यता का नाम क्या है, जोधपुरा सभ्यता है। क्या है, जोधपुरा सभ्यता। देखना नाम तो आ रहा है सभ्यता का जोधपुरा, लेकिन ये जोधपुर के अंदर नहीं है दोस्तों, ये जयपुर के अंदर है। समझो बात को, ये कहाँ है, ये जयपुर के अंदर है। नाम चाहे भले ही कैसा भी आ जाए सभ्यता का जोधपुरा, लेकिन ये जोधपुर के अंदर नहीं है, यह जयपुर के अंदर है। कितनी सी बात थी। अब देखना, ये नदी कौन से नेशनल हाईवे पे बहती है, ये नदी जयपुर टू दिल्ली नेशनल हाईवे पर बहती है ना। और ये कहां से कहां तक है, दिल्ली टू, सॉरी, जयपुर टू दिल्ली, ऐसे लिखना था ना, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। तो जयपुर टू दिल्ली नेशनल हाईवे पर ये नदी मतलब उसके सारे बहती है। और वो है ना नेशनल हाईवे, मतलब 8 नंबर है उसका, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 8 नंबर है। और वो मतलब अब उसका नंबर कितना हो गया है, NH 48। ये अब का है, ये तो ओल्ड नंबर है, ठीक है ना, पुराना